नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम चहेते दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कई लोगों को देखा है कि वो सफलता के ऊंचे पायदान पर हैं, उन्होंने जीवन में बहुत सक्सेस अचीव किया है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इतनी सक्सेस मिलने के पहले उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया है और जीवन के कितने इम्तिहानों को, कठिन इम्तिहानों को उन्होंने हंसते हंसते पार किया है। इसीलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के जीवन से हम कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करें, और अगर हमें जीवन में कुछ बेहतर पाना है तो हमें हमेशा संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, और साथ ही साथ जो जीवन के तमाम पड़ाव में जो इम्तिहान हमारी ज़िंदगी हमसे लेगी, उन तमाम इम्तिहानों को भी हमें पार करना होगा। जी हाँ, ऐसी बात होती है, हम ऐसा सोचते हैं और हमारी सोच, हमारे हौसले तब और भी ज़्यादा बुलंद और मजबूत हो जाते हैं। हम और बुलंद हौसलों के साथ जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जब हम अपने जीवन में, जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों को शामिल करते हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, यानी कि जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमें उत्साहित करती हैं। इसीलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करें एक बहुत ही प्यारे से सुविचार यानी कि अनमोल वचन सेगमेंट के साथ, जिसमें बताई गई बातें हमारे जीवन के मर्म को दर्शाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का एक नया हौसला, एक नया जुनून हमारे भीतर पैदा करती हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताते हैं अनमोल वचन यानी कि कुछ खास अनमोल बातें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता बेदार। आप निदेशक हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की। शाइस्ता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने दर्शकों को अभी बताया और हमने उनसे ये विशेष जानकारी साझा की कि आज से हम राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत है आज के दिन से। क्या कहना चाहेंगे इस दिवस खास को लेकर? बुक रीडिंग को प्रमोट करना सबसे अहम बात है। किताब पढ़ना आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, जब से मोबाइल्स आए, कंप्यूटर्स आए हैं, तो किताब ज़रा दूर होती चली जा रही है। लेकिन दिस इज़ द फैक्ट दैट किताब की एक अपनी सबसे ज़्यादा अहमियत है। हाथ में लेके किताब को आप पढ़ें, जैसे चाहें, लेट के, बैठ के, हर तरह से उसकी रीडिंग की जा सकती है। फिज़िकल बुक पढ़ने की बात ही कुछ और होती है। और फिर इसको प्रमोट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स रखना होंगे कि बुक रीडिंग को प्रमोट किया जा सके। बच्चों में, बड़ों में, सब में कुछ प्राइजेज़ हों, इंसेंटिव्स हों कि आप लोग कितनी किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाएगा। और जो अवार्डेड बुक्स हैं, ख़ास तौर पे उनको पढ़वाने के लिए तो बिल्कुल ही एक ये सिलसिला रखना चाहिए कि उस पे ऐसे राइटिंग्स हों, उस पे आर्टिकल्स लिखे जाएं, उस पे टॉक्स हों और इनवाइट किया जाए स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल तक के ये इसको बच्चे पढ़ें, स्टूडेंट्स पढ़ें, उन पे कुछ ना कुछ लिखें, सो दैट चर्चा हो अच्छी किताबों की और बुक प्रमोशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझ लेना है कि लाइब्रेरियंस का एक बड़ा सेक्रेड रोल होता है सोसाइटी को बनाने में। और जैसे प्रोफेशंस हैं, उन्हीं की तरह लाइब्रेरियन का भी यही प्रोफेशन है कि अपने समाज को किस तरह आप एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपने यहाँ लाइब्रेरीज़ में रखें, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करें, जिससे कि एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी को सोशल कोएग्जिस्टेंस की, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसमें डेवलप हो सके, आपसी इत्तेफाक से लोग रहना, बात करना, बसना सीख सकें।
ये चीज़ें डिस्कस होना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक ग्रुप या एक पर्टिकुलर पार्टी का वो नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये हम सब का एक मुद्दा है। लाइब्रेरियंस को तो एक ख़ास रोल होता है कि किस तरह एक हेल्दी सोसाइटी को प्रमोट किया जा सकता है। जी, बहुत ही ख़ास बात आपने बताई और वाकई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं एक डिजिटल एरा की ओर बढ़ रही है। तो जो हैंड रिटन चीज़ें हैं या बुक्स हैं, कहीं ना कहीं वो समय का अभाव भी कह सकते हैं और उनका एक झुकाव भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इससे दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें उनके भीतर। आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप निदेशक हैं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की, क्या कुछ ख़ास बातें हैं हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगी मोटे तौर पर इस बहुत ही विशेष और पुरानी लाइब्रेरी के विषय में? आप अगर इसके बारे में ये जानना चाहें कि कैसे कब इसका फाउंडेशन हुआ, हु वाज द फाउंडर, तो लेट मी टेल यू 1891 में ये लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खोल दी गई थी और इसकी शुरुआत एक पर्सनल कलेक्शन से हुई जो खुदाबख्श के फादर ने, मोहम्मद बख्श साहब ने अपने बेटे खुदाबख्श के लिए छोड़ी कुछ किताबें और मैनस्क्रिप्ट्स, और उन्होंने ये डिज़ायर ज़ाहिर की, ये ख्वाहिश की कि एक पब्लिक लाइब्रेरी ओपन की जाए ताकि इससे लोग फ़ायदा उठा सकें और उनकी जो ये वेल्थ है वो एक आम फैज़ पहुंचा सके, फ़ायदा पहुंचा सके पब्लिक को। तो 1891 में ये पब्लिक के लिए ओपन की गई एंड देन इन 1969 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। उसके बाद से ये नेशनल इम्पॉर्टेंस का इदारा डिक्लेयर हो गया। लाइब्रेरी के अंदर लगभग 3 लाख तो प्रिंटेड बुक्स हैं और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी किताबें पाई जाती हैं। और ख़ास बात इसकी जो ख़ासियत है वो लाइब्रेरी पहचानी जाती है अपने मैनस्क्रिप्ट्स की वजह से। सारी दुनिया में जो ये मशहूर है मैनस्क्रिप्ट्स की वजह से मशहूर है। हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड मैनस्क्रिप्ट्स। जी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे नायाब पब्लिकेशंस हैं जो आम लोगों को लाभान्वित होने के लिए, उनके ज्ञान को में और इजाफा करने के लिए काफ़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैं आपको बताऊंगी कि अभी आप लोग सुन रहे थे कि वहाँ पर जहांगीर, हुमायूं की हैंड राइटिंग भी महफूज है और शाहजहाँ की राइटिंग महफूज है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक किताब है मैनस्क्रिप्ट जो कि पब्लिश कर दिया गया, उसका नाम है दीवाने हाफिज़। ये इसके ऊपर आप राइटिंग देखेंगे, जहांगीर और हुमायूं की राइटिंग है। इसको ये लोग किसी काम को शुरू करने से पहले कंसल्ट किया करते थे। इसको कहते हैं फाल निकालना या शुभ घड़ी निकालना। तो इसमें इनकी राइटिंग मौजूद है हुमायूं की और जहांगीर की। ये देखिए, ये तो है टाइटल इसका। ये रेयर मैनस्क्रिप्ट है दुनिया में, सिंगल कॉपी कहते हैं इसको है, क्योंकि इसके ऊपर बादशाहों की राइटिंग्स हैं, हुमायूं और जहांगीर की राइटिंग है। ये हुमायूं की राइटिंग है और ये जहांगीर की राइटिंग है। ये अपने किसी काम को शुरू करने से पहले इसको कंसल्ट करते थे, इससे गाइडेंस लेते थे। इसको बहुत सेक्रेट समझा जाता था, इसलिए इसको कंसल्ट करते थे। हाफिज़ बहुत मशहूर पोएट हैं फ़ारसी के, तो इनको बड़ी वैल्यू दी जाती थी। ये इम्पीरियल लाइब्रेरी में था मैनस्क्रिप्ट, फिर ये ट्रैवल करते करते खुदाबख्श लाइब्रेरी में आया और फिर इसको जब पब्लिश कर दिया गया तो अब ये एक्सेसिबल टू रीडर्स एंड स्कॉलर्स एंड लाइब्रेरीज हो गया। ये आपने देखा। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग और मैं आपको किताब दिखाऊंगी वो है तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया। इसके ऊपर तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया पे ये राइटिंग है शाहजहाँ की। इसको ये सर्टिफाई कर रहा है कि ये अकबर के ज़माने में उसके 22वें साल में तैयार किया गया। इन द 22nd रेगनल ईयर ऑफ अकबर, उनके कोर्ट आर्टिस्ट ने इसको तैयार किया और इसके अंदर नायाब पेंटिंग्स हैं। मैं आपको पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ द तैमूरिड्स है। तैमूर के ज़माने से अकबर के
22वें साल तक की ये इसके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है। पेंटिंग्स इसमें बड़ी रेयर और नायाब पेंटिंग्स हैं। ये भी सिंगल कॉपी इन द वर्ल्ड है। इसमें से हमने कुछ सिलेक्शन करके पब्लिश कर दिया है ताकि स्कॉलर्स और लाइब्रेरीज और रीडर्स तक ये पहुंच सके और इससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें, देख सकें। ये इस बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द स्टडी ऑफ सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। ये आपने देखा, ये दो चीज़ें तो आपने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में देखी। एक कुछ आपको पेंटिंग्स के बारे में बताऊं। लाइब्रेरी में लगभग 2000 रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शन है, जिसमें मुग़ल आर्ट, टर्किश मिनिएचर पेंटिंग्स की बहुत नायाब तस्वीरें हैं। ये देखें, ये कुछ कलेक्शंस पेंटिंग्स के हम लोगों ने पब्लिश किए हैं। लगभग 30-35 पेंटिंग्स जो सेलेक्टिव पेंटिंग्स हैं, उनको हम लोगों ने चूज़ करके पब्लिश कर दिया ताकि लोग इसके बारे में देख सकें, जान सकें कि क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी नायाब पेंटिंग्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसका नाम रखा है मुग़ल एंड टर्किश आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एट इट्स क्लाइमैक्स। ये अभी कुछ दिन पहले इसको पब्लिश किया गया है। इस तरह लोगों तक ये पहुंच सकता है, एक्सेसिबल टू रीडर्स एंड स्कॉलर्स हो जाता है। ये पब्लिकेशन का काम ऐसा इम्पॉर्टेंट काम है जो हमारी लाइब्रेरी कर रही है, जिससे रीडर्स, स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इन स्टेप्स पे और दूसरी सिस्टर लाइब्रेरीज़ भी आगे चलती चलें, तो एक्सपेंशन और ज्ञान का प्रसार होता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की विशेष बातों में सबसे पहला जिक्र तो उन प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का होता है, और बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं, नायाब पब्लिकेशंस जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसका आम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें बुक में तब्दील कर दिया गया है। आपसे जानना चाहूँगी, ऑब्जेक्टिव्स अगर हम जानना चाहें खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की, क्या ऐसी बातें हैं ख़ास जो बताना चाहेंगी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर? बेसिकली तो ये है कि अक्वायर करना, हासिल करना किताबों का, पांडुलिपियों का, ज्ञान का, उनको प्रिजर्व करना और संरक्षण और फिर उसका डिसेमिनेशन यानी प्रसार करना, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। और साथ साथ ये ज्ञान किसके लिए है, कौन पढ़ेगा, तो ये है कि आदमी को इंसान बनाते चलना है। आदमी को इंसान बनाते चलने के लिए इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है और एक हेल्दी सोसाइटी को प्रमोट करते चलना है। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके लिए हम लोग अच्छी बुक्स पब्लिश करते हैं, सिग्निफिकेंट लिटरेचर सामने लाते हैं ताकि लोग उसको, छोटी छोटी बुकलेट्स को इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग पे अगर हैं तो उनको पढ़ के एक दूसरे के धर्म को, कल्चर को समझ सकें। फिर उस पर टॉक्स होती हैं, लेक्चर्स, टॉक्स, सेमिनार्स कराए जाते हैं, एग्ज़िबिशंस ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ताकि फ़िज़िकली हर चीज़ को, हर किताब को, उस मटेरियल को देख के एक दूसरे के करीब आया जा सके। ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सामने आए हमारे। और अब आपको जानना चाहेंगी कि लाइब्रेरी के कुछ ख़ास पब्लिकेशंस, हाँ बिल्कुल, वो कैसी हैं, तो वो भी आपको मैं बताती चलूँ। एक तो ये है कि आपको अपने यहाँ का जो ट्रेजर हाउस है उसकी एक की बनाना होती है, उसे कहते हैं कैटलॉग। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारे यहाँ 20,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और 14,000 से ज़्यादा मिनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लेटर्स हैं जो एमिनेंट राइटर्स और पोइट्स रहे, थिंकर्स रहे, उनके लेटर्स हैं और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। इस तरह से इंग्लिश में एक हम लोगों ने ये कैटलॉग तैयार कर दिया जो कि लगभग 5,000 से ज़्यादा पन्नों पे फैला हुआ है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर दिया गया है पूरा का पूरा कैटलॉग, और पब्लिकेशन की वेबसाइट पे डाल दिया। दुनिया भर से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब लोगों को ये मालूम हो गया कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और किन किन लोगों के ओरिजिनल लेटर्स महफूज हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है लाइब्रेरी में एकेडमिक कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज़ आपको ये मैं दिखाऊं, एक सीरत फ़िरोज़ शाही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द स्टडी ऑफ सल्तनत पीरियड।
फ़िरोज़ शाह के ज़माने को पढ़ने के लिए। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लाइब्रेरी ने पब्लिश कर दिया है। ये अभी रिसेंटली सामने आया साल भर के अंदर। और द ट्रांसलेशन इज़ बाय द फेमस हिस्टोरियन प्रोफेसर अस्करी। ये सामने आई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। और आप जानना चाहेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लिहाज से हम लोगों ने एक किताब पब्लिश की है। ये हसरत मोहानी रिविजिटेड। इसको देखिए, हसरत मोहानी की तस्वीर है डॉक्टर अंबेडकर के साथ। ये किताब रिसेंटली लाइब्रेरी ने पब्लिश करी है। दूसरी किताब मौलाना आज़ाद के बारे में देखें, मौलाना आज़ाद की याद में। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, महादेव देसाई और दूसरे बड़े लोगों के लेख हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। ये अभी रिसेंटली ये किताब पब्लिश करी। और अभी हम लोगों ने मौलाना आज़ाद को याद किया है। एजुकेशन डे पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई। 300 से ज़्यादा लाइब्रेरी में बुक्स हैं मौलाना आज़ाद पर, उसको एग्जिबिट किया गया। और आप जानना चाहेंगे कि इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की जो बात हो रही थी, इस पे एक रिसेंट किताब आई है, लाइब्रेरी में पब्लिश की है लाइब्रेरी ने, बाय कृष्ण बिहारी माथुर। ही इज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। इनकी किताब है द हिंदू व्यू ऑफ रिलीजन, सनातन धर्म, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल थिंग्स। ये बहुत शानदार किताब हिंदुज़म पर आई है, सनातन धर्म पे। बट अच्छा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि आप आधे घंटे में इसको पढ़ के इसके बारे में, धर्म के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। और एक दूसरे को करीब लाने के लिए बहुत आसान सा ज़रिया है कि हम ऐसी किताबें पढ़ें, पढ़वाएं, पब्लिश करें और सामने लाएं। आपने नाम सुना होगा शाद अज़ीम आबादी का, जो बहुत मशहूर पोइट हैं बिहार के। उनकी किताब है नक्श पायदार, लाइब्रेरी ने उसे पब्लिश किया। और साथ ही साथ उनकी एक किताब हिंदू धर्म बिहार में, ये हम लोग सामने लाए हैं, पब्लिश किया है। और ये एक बड़ी नायाब किताब है। हिंदू धर्म पे ये क्या लिख रहे हैं शाद अज़ीम आबादी, जो कि पोइट के तौर पे मशहूर हैं, ये याद रखने की बात है। पंडित कालीचरण के चरणों में बैठ के इन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान हासिल किया और फिर ये किताब लिखी। ये हिंदी और उर्दू दोनों में पेश करी है लाइब्रेरी ने जी। सामने एक किताब आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया। प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया में उन लोगों का जिक्र है जो हिंदुस्तान में ईश्वर ने प्रॉफिट्स भेजे, मैसेंजर्स भेजे। ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन लाइब्रेरी ने पेश किया है। दूसरा ये है द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। आप ये देख रही हैं कितनी पतली किताबें हैं, जस्ट 20 मिनट्स रीडिंग। और हम इसको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इसको बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और इस पे इन लोगों को इनामात भी दिए गए हैं कि वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के डिस्कशन हो रहा है किताबों का, उनके समझ में आ रहा है कि है क्या लिखा गया है। और एक अहम किताब ये आई, हिंदू मैनुस्क्रिप्ट्स एज प्रिजर्व्ड इन मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड खुदा बख्श लाइब्रेरी। हिंदुज़म पर अरबी, उर्दू, फ़ारसी में जितने भी मैनुस्क्रिप्ट्स हैं हमारे यहाँ, 200-250 से ज़्यादा मैनुस्क्रिप्ट्स हैं ये, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है आगे रिसर्चेस के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। इसको देख के, इसको पढ़ के भगवद गीता, रामायण, उपनिषद के कौन कौन से, कितनी कितनी हमारे यहाँ वैल्यूबल मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया गया है जो लाइब्रेरी ने अभी पेश किया। और मुझे यकीन है आप इसके बारे में भी जानना चाहेंगी कि खुदा बख्श लाइब्रेरी में हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी महफूज है और ये लाइब्रेरी ने पब्लिश कर दी। ये देखें, हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी खुदा बख्श लाइब्रेरी में, जो 1674 में कंपोज की गई थी। इसके अंदर 3000 से ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स हैं। और इसको एक मुग़ल बादशाह ने अपने बेटे को फ़ारसी के ज़रिए हिंदी सिखाने के लिए तैयार कराया था। इसको कंपोज करने वाले थे मिर्ज़ा ख़ान बिन फ़खरुद्दीन। ये देखिए आप, पूरी लाइब्रेरी का एक जो जिस्ट है, हम तो यूँ तो अगर पूरी लाइब्रेरी में हम घूमें तो शायद एक दिन भी कम पड़े। और बहुत विस्तार के वक्त की ज़रूरत है जब हम ऐसी ख़ास बातों को, ऐसे नायाब चीज़ों को बहुत ही करीब से जानें और उन्हें समझें कि एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना सारा ज्ञान का भंडार मौजूद है कि आप किसी भी क्षेत्र के विषय में जानना चाहें तो सबसे उम्दा जगह, सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई होती है तो वो होती है लाइब्रेरी। और ख़ास करके खुदा बख्श लाइब्रेरी की बात करें। अच्छा शाइस्ता मैम, आपसे जानना चाहूँगी, ये तो किताबों के बारे में आपने जो कुछ
विशेष किताबें थी उन्हें जो आप ला सकती थी, हमारे दर्शकों को जो दिखा सकती थी, आपने झलकियाँ हैं ये सब। झलकियाँ। जी, जी। आपसे जानना चाहूँगी, खुदाबख्श लाइब्रेरी की एक और सबसे ख़ास जगह है जहाँ पर लोगों की पहली पसंद है और उस जगह विशेष का जिक्र हर आम व ख़ास लोग करते हैं, उसका नाम है कर्जन रीडिंग रूम। क्या बताना चाहेंगे इसके विषय में हमारे दर्शकों को? जी, ये वो जगह है जो 1905 में ये बनाया गया। लॉर्ड कर्जन ने विज़िट किया था खुदाबख्श लाइब्रेरी को 1903 में। उनकी ख़ुद की अपनी राइटिंग्स भी महफूज हैं हमारे लाइब्रेरी में। जब उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने इम्प्रेशंस छोड़े। लाइब्रेरी ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया का हर वो इंसान आया जो अपने अहद में बड़ा इंसान रहा, जिसको हम सब बड़ा कह सकते हैं, चाहे वो राइटर्स हों या पॉलिटिशियंस हों या इंटेलेक्चुअल्स हों या मेकर्स ऑफ द हिस्ट्री हों। तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ विज़िट किया 1903 में और 1905 में कर्जन रीडिंग हॉल बनाया गया। आज वहाँ पर लगभग 100-150 स्टूडेंट्स बैठ के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह से तरह तरह की जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। और लाइब्रेरी उन्हें हर तरह का वो मटेरियल पढ़ने के लिए प्रोवाइड करती है। पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है और यकीन मानिए वहाँ पर ऐसी सीट्स की इतनी कमी रहती है कि बच्चे खड़े रहते हैं कि वो एक स्टूडेंट उठ जाए तो हम बैठे, वहाँ पर लाइन लगी रहती है। वो ऐसा माहौल शायद उस एरिया में, क्या कहें, शायद पटना में भी कम ही होगा कि फ्री रीडिंग स्पेस विदाउट एनी चार्जेस, ऐसा पीसफुल माहौल मिल रहा है, पढ़ने की जगह मिल रही है, पढ़ने को किताबें मिल रही हैं, जो भी उनको चाहिए होता है कंपटीशन की तैयारी के लिए वो वहाँ पर उन्हें मुहैया कराया जाता है। ये तो कर्जन रीडिंग हॉल की बात हुई। और लाइब्रेरी का एक रिसर्च हॉल है जिसके अंदर दुनिया भर से आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स अपने रिसर्चेस को प्रमोट करते हैं। USA, UK और जर्मनी, जापान, अफ़गानिस्तान, दुनिया के सारे कोनों से स्कॉलर्स आते हैं और अपनी इल्म की प्यास यहाँ आके बुझाते हैं, जो ख़ास तौर पे मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काम करने वाले होते हैं। वो लाइब्रेरी के अंदर उसका रिसर्च हॉल है। ये कर्जन रीडिंग हॉल बिल्कुल सेपरेट है, बहुत अच्छी जगह पे सिचुएटेड है। आपसे जानना चाहूँगी कुछ ऐसी ख़ास बातें, आपसे मैं जो सवाल है चलते चलते आपसे लेना चाहूँगी, बातें ये हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि आज के जो डिजिटलाइजेशन के दौर में अगर खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, जो कि बहुत ही पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो आज के ज़माने से कदम ताल बिठाने के लिए इस आधुनिकीकरण के दौर में किस तरीके से वो अपने आप को रीडर्स के बीच में लेकर जाएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई एक आम शख्स जुड़ना चाहे इस लाइब्रेरी से, यहाँ की मेंबरशिप लेनी चाहे, अगर वो लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? सिंपली लाइब्रेरी से आके फॉर्म लिया जाता है और उसको फॉर्म को फिल करके दे देते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म फिल करके देने के प्रोविज़न रखे गए हैं और बहुत मामूली सा कॉशन मनी 500 रुपीज़ दिया जाता है और 20 रुपीज़ पर ईयर है। ये तो सिंपली मेंबरशिप की बात हुई। और उन लोगों को जो कॉपीज़ वगैरह चाहिए होती हैं बुक्स की या उनके रीडिंग मटेरियल की, वो उनको प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल कॉपी रिप्रोग्राफिक सेक्शन हमारा देता है। और इसके अलावा डिजिटाइजेशन की जहाँ तक बात आई तो लाइब्रेरी ने अपने खुद स्कैनर्स ख़रीदे हुए हैं और पांडुलिपियों को और रेयर प्रिंटेड बुक्स को डिजिटाइज़ किया जा रहा है। लगभग कोई 15 लाख के करीब फोलियोज़ को डिजिटाइज़ कर दिया गया है। स्कैनिंग चल रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है और ये प्लानिंग में है कि रीडिंग मटेरियल को भी आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज़ करके डाल दिया जाएगा, लाइब्रेरी की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, ताकि लोग उसको अच्छी तरह से ज़्यादा पढ़ सकें और उसके बारे में जानकारी उनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। जी अच्छा, आपसे ये चलते चलते जानना चाहूँगी कोई ऐसी बड़ी एग्जीबिशन जो कि लाइब्रेरी की तरफ से लगाई गई हो लोगों के लिए? अभी रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में खुदाबख्श लाइब्रेरी ने अपने रेयरिटीज़ की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की इन कोलैबोरेशन विद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। वहाँ पर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये एग्जीबिशन चली और बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, इसको देखा। और एग्जीबिशन जो हम लोग ऑन एंड ऑफन अपनी लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, महीने में एक एग्जीबिशन ज़रूर हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। पेंटिंग्स हों, पर्सनालिटीज़ हों,
कोई ख़ास डेज़ हों, तो इस तरह से ये प्रसार होता रहता है ज्ञान का। और अभी बुक फेयर भी चल रहा है, वहाँ पर भी लाइब्रेरी ने अपनी पब्लिकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। लाइब्रेरी ने तकरीबन 700 के करीब पब्लिकेशंस लाई हैं अब तक ऑन सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और सूफिज़म इसमें ख़ास है। बहुत ही बेहतरीन रही बातचीत। शाइस्ता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी विशेष बातचीत हमारे साथ की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थी हमारी बातचीत आज की विशेष मेहमान के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह चल रहा है, आज से शुरुआत इसकी हो रही है। और हमारे बीच मौजूद थी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की निदेशक डॉक्टर शाइस्ता बेदार जी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और आज का हमारा ये कार्यक्रम, ये हम आपसे जानेंगे। इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dd.patna@gmail.com।